दोस्तों 1945 में यूएन की फॉर्मेशन होती है और उसका पर्पस दिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू से जो डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, उसको वापस से मेंटेन करने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। और उसी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब सवाल ये है कि उस टाइम से आज तक 21st सेंचुरी में ये डिमांड उठ रही है और वो भी इंडिया की साइड से कि हमें यूएन 2.0 चाहिए। मतलब ये हुआ कि यूएन जो 1945 में बना था वो या तो अपने पर्पस सर्व नहीं कर रहा या फिर वो आज के टाइम पे इरेलेवेंट हो चुका है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्री, जिसको कि ये बोला जाता है कि एक ऐसी कंट्री है जो शायद नॉन अलाइंग मूवमेंट में बिलीव करती है, पॉलरिटी ऑफ वर्ल्ड के अंदर विश्वास नहीं करती है, वो ये बोल रही है कि यूएन 2.0 हमें चाहिए। तो चलिए टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊं तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे डिसीजन होते हैं, कहीं सीज फायर वायलेशन हो रहा है या फिर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके अंदर मेजर डिसीजन यहीं से लिए जाते हैं। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें दो टाइप के मेंबर होते हैं। 5 मेंबर जो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो कि नॉन परमानेंट होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं टाइम एंड अगेन। अब आपको लगेगा ये परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर 15 मेंबर किसी डिसीजन के ऊपर वोट कर रहे हैं और मान लो 10 मेंबर फेवर में है, लेकिन एक ऐसा मेंबर है जो परमानेंट है बट वो फेवर में नहीं है, तो वो डिसीजन पास नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन पास करना है तो इन 5 मेंबर की सहमति होना काफी जरूरी है, अदरवाइज वो डिसीजन पास नहीं हो सकता। ये होती है वीटो पावर। अब ये तो लगा इनजस्टिस है। पहले तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं कौन? ये वो मेंबर हैं जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे पावरफुल हुआ करते थे। मतलब वो मेंबर जिनको की न्यूक्लियर पावर थी, जिनके पास, जो अपने आप में पावरफुल थे, ताकि सारे मेंबर्स के पास वीटो पावर होगी तो एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं करेगा कोई और फिर वर्ल्ड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि 1945 की कंडीशन कुछ अलग थी और आज कंडीशन कुछ अलग है। दैट्स व्हाई यूएन के अंदर रिफॉर्म की डिमांड की गई। और यूएन के अंदर जो रिफॉर्म की डिमांड की गई उसमें बोला, एक तो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर 15 मेंबर है उसको बढ़ा के 26 या 27 कर देना चाहिए। पहली चीज है, पहली डिमांड है। और इसके बाद में यह भी बोला गया जो ये 6 से 10 मेंबर के या 15 मेंबर का इंक्रीमेंट जो होगा उनमें से 6 मेंबर परमानेंट वाली पार्ट में इंक्रीज होने चाहिए। मतलब 5 मेंबर ऑलरेडी परमानेंट है, 6 मेंबर और भी परमानेंट ऐड किए जाएं। और यहां एक और स्पेसिफिक डिमांड आती है। ये डिमांड ये थी कि परमानेंट मेंबर के अंदर सदर्न ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब साउथ एशिया या सदर्न हेमिस्फीयर से, और अफ्रीका से मेंबर का होना जरूरी है, क्योंकि यहां से परमानेंट मेंबर के तौर पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, आप भी मान सकते हो, आप भी समझ सकते हो कि जो पहले से 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने इसको अपोज करना स्टार्ट किया। अपोज करने के लिए ग्रुप बनता है यूएफसी। यूएफसी का काम क्या था? कौन कौन कंट्री है? अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, ये सब कंट्रीज आके ये कहते हैं कि नहीं, एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, और खासकर परमानेंट की तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बोला कि अगर एक्सपेंशन ही करना है तो नॉन परमानेंट में एक्सपेंशन कर लेते हैं। बट नॉन परमानेंट की एक्सपेंशन का क्या मतलब है? आप तो अभी भी ये मान रहे हो कि 1945 में जो वर्ल्ड के कंट्रीज पावरफुल थे वो आज भी पावरफुल है। या फिर अगर आप ये चाहते हो तो या तो सबको वीटो पावर दे दो, या फिर आप ये करो कि सबकी वीटो पावर हटा दो। तो इंडिया का कहना है कि रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर की परमानेंट मेंबर की सीट जो है वो भी एक्सपेंड हो और नॉन परमानेंट मेंबर की सीट भी एक्सटेंड हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वी नीड यूएन 2.0। एंड डेफिनेटली 21st सेंचुरी वो सेंचुरी नहीं रही जिसमें कि किसी वर्ल्ड पावर का, यूनिपोलरिटी का ज्यादा महत्व था। अब आज के टाइम पे आप ये समझ सकते हैं कि ये डिमांड कर कौन रहा होगा। तो इसके लिए आपको ये जानना होगा, एक G4 ग्रुप है। G4 ग्रुप के अंदर इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज भी आती हैं जो ये डिमांड कर रही हैं कि यस, हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें परमानेंट मेंबरशिप के अंदर एक्सपेंशन चाहिए और एक्सपेंशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो। यहाँ पे हमारे जो यूएन के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, कंबोज जी, उनका कहना था कि भाई लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्यों कोई बात नहीं होती।
क्यों? यूएफसी का जो मॉडल है वो सिर्फ नॉन परमानेंट के बारे में ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि ठीक है एक्सपेंशन कर देंगे, व्हाई नॉट अबाउट परमानेंट। अफ्रीका ग्रुप की बात करें अकेले तो 54 मेंबर हैं अफ्रीका के अंदर, तो क्यों ना हम यूएन को एक्सपेंड करें और अफ्रीका को उनका राइट दिया जाए। क्या ये कुछ ऐसा है कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमेशा ही अंडरमाइन रहेगा? क्या ग्लोबल साउथ के हमेशा ही राइट्स को हनन किया जाएगा? ये ऐसी सिचुएशन देखी जाती है। यहां पे बोला जाता है कि अफ्रीका जो है आपका वो खुद भी ये डिमांड करता है बार बार कि भाई इसका एक्सपेंशन किया जाए, हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेफिनेटली हमें मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ में ग्लोबल साउथ जिसमें इंडिया लगभग 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, अकेला कंट्री, क्यों ना इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पे रखा जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां पे यूएफसी के ऊपर सीधा सवाल उठाया जाता है कि यूएफसी का तो प्रपोजल कुछ ऐसा है, इधर माई वे और हाईवे, कि या तो आप मेरे हिसाब से चलो या फिर आपकी मर्जी, आप कैसे भी चलो, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट दैट शुडंट बी वर्किंग ओवर हियर। दैट्स व्हाई इंडिया की तरफ से ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है कि ग्लोबल साउथ और अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पे होना ही चाहिए। एंड दैट्स व्हाई नेसेसरी होती है डिमांड यूएन 2.0 की। अफ्रीका की अगर एग्जांपल दिया जाता है तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव का यह भी कहना था कि अफ्रीका को, यूनियन अफ्रीका को रिसेंटली G20 का मेंबर भी बनाया गया है। एंड दैट हैपेंस जब इंडिया G20 का अध्यक्ष था। तो यूएन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कम से कम इस पार्ट से, इस स्टेप से और इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। यहां पे बोला जा रहा है कि वैसे तो चाइना इक्वलिटी के बारे में बात करता है, वैसे वैसे तो चाइना इंडियन ओशन के अंदर सभी कंट्रीज की हेल्प करने की बात करता है, वैसे तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता है ताकि वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके, वैसे तो चाइना चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो वर्ल्ड के साथ साइन हो। अब चाइना क्यों नहीं चाहता कि वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए? ये तो कुछ वैसा हो गया है कि परमानेंट कैटेगरी की जब बात आती है तो फिर हम नहीं देंगे। हाँ, ग्लोबली आपकी मार्केट को एक्सप्लॉइट करना है तो डेफिनेटली हम उसका पार्टिसिपेशन करना चाहेंगे। इज दैट नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? आपको ऐसा नहीं लग रहा आप सिर्फ अपना और अपना फायदा देखना चाहते हैं? यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस पावरफुल थे उस टाइम पे। तो उसके अपोजिट अब जापान ये भी डिमांड करता है कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इंडिया की भी डिमांड है, अफ्रीका से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ग्लोबल साउथ से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो डेफिनेटली आज के टाइम पे या तो यूएन 2.0 बनाया जाना चाहिए या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट सीट्स को एक्सपेंड करना चाहिए। अर्लियर दिस मंथ इंडिया ने G4 नेशन को रिप्रेजेंट किया था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और वहां भी यही डिमांड उठाई गई कि हमें रिफॉर्म्स जो है वो नीडेड है। 15 जो मेंबर हैं उससे बढ़ा के 25 से 26 मेंबर आपको करने हैं और उनमें से आपके 6 परमानेंट मेंबर होने चाहिए, 4 से 5 नॉन परमानेंट मेंबर को आप ऐड कर लीजिए। कंबोज जी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका कहना है कि देखिए जो यूएफसी है उनको ना तो कोई नेगोशिएशन करनी आती है और ना ही उनके पास में कोई बेस है। एक्चुअली वर्ल्ड वांट्स टू नो कि व्हाई यू डजंट वांट द एक्सपेंशन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या आप फिर से एक यूनिपोलरिटी ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर बिलीव करते हैं? यूनिपोलरिटी नहीं तो आप ये मानते हैं कि आज आज 5 मेंबर परमानेंट हैं और वही वर्ल्ड को चलाते रहेंगे, तो ये वर्ल्ड बियर नहीं करेगा। यहां पे इनका साफ साफ कहना था और साफ मैसेज देना था कि अगर ये एक्सपेंशन नहीं होता है, अगर अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, अगर सभी का रिप्रेजेंटेशन यहां पे देखने को नहीं मिलता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि कंट्री विल कम हियर एंड विल गो विदाउट एनी कंक्लूजन। एंड इवन इंडिया का साफ ये सिग्निफिकेंस था, साफ ये मैसेज था कि इंडिया इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में फिर पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। तो मतलब ये हुआ कि ये नॉन नेगोशिएबल आर्ग्यूमेंट है, यूएफसी अपनी चीजों को बंद करे और आपकी परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट सीट के ऊपर एक्सपेंशन जरूरी है। अब दोस्तों आप बताइए, यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में तो इस लेवल पे बनाई गई थी कि वर्ल्ड के अंदर ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो आपको नहीं लगता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 परमानेंट मेंबर तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कमिट कर सकते हैं? और शायद यही कारण है जिसकी वजह से वर्ल्ड में इतने सारे वॉर जब चलते हैं और उनमें जब परमानेंट मेंबर कंट्री इन्वॉल्व होता है तो उस वर्ल्ड को रोकने वाला शायद कोई नहीं होता। या तो बैलेंस ऑफ पावर का होना जरूरी है या फिर वर्ल्ड में इक्वल रिप्रेजेंटेशन का होना काफी जरूरी है। इवन वीटो पावर के अंदर भी इंडिया का कहना तो यह है कि अगर आप 6 मेंबर और ऐड करते हो
तो टोटल 11 मेंबर हो जाते हैं और फिर वहां पे भी वीटो की बजाय परमानेंट मेंबर की भी मेजोरिटी से डिसीजन लिया जा सकता है ताकि एक की वीटो अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए यूटिलाइज ना हो। तो इंडिया वांट्स जस्टिस। आप लोगों का क्या मानना है? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों सीटों पे एक्सपेंशन होना चाहिए, या फिर सिर्फ परमानेंट एक्सपेंशन से काम चल जाएगा, या नॉन परमानेंट से काम चल जाएगा? क्योंकि यूएफसी का तो कहना है एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो नॉन परमानेंट में किया जाए। व्हाट डू यू थिंक? शेयर योर आइडिया इन द कमेंट सेक्शन। This PDF can be downloaded from Kapil Bhardwaj for you, and this is my Insta handle. You can connect me over here. All the very best. Take care. Bye bye. Thanks a lot.